अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने पहली किस्त में देखा कि अकीज एक ख्वाब देखती है जिसमें उसके बाबा उसको नसीहत करते हैं। उसके बाद अकीज 15 साल पहले का सोचती है जिसमें एक जंग दिखाई जाती है जिसमें अल्पागो खान के 249 सिपाही मारे जाते हैं, जिसके बदले अल्पागो खान दाग कबीले के सरदार और बेटी को मार देता है और साथ ही अकीज के बाबा को भी मार देता है और दाग कबीले को जिला वतन कर देता है। दूसरी किस्त के आगाज में अल्पागो खान जंगल से गुजर रहा होता है और जंगल में एक जगह रुक जाता है और अपने बेटे बातुगा से कहता है कि जंग में हमारे 249 सिपाही मारे गए। और अल्पागो बातुगा से कहता है कि वे सिर्फ सिपाही नहीं थे जो अब सिर्फ याद बन चुके हैं, उनकी बीवी बेवा हो चुकी है और उनके बेटे उनके लिए रो रहे हैं और उनका हक भी है कि वे अपने बाबा के लिए रोएं जिन्होंने मैदान जंग में बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान दी। लेकिन एक गोक के टेंगिन को यह हक नहीं कि वो अपनी गद्दार माँ के लिए रोए। और गोक खान होने के नाते तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन बेटे तुम भी मेरी तकलीफ को समझो। बातुआ खान ये सुनकर कहता है, अगर तकलीफ होती है तो फिर जान नहीं लिया करते और मैं मरने तक आपसे बात नहीं करूंगा। ये सुनकर अल्पागो खान चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि तुम खान को समझ सको, ना कि इसलिए लाया हूँ कि तुम मेरे दुश्मन बन जाओ। इसके बाद दाग कबीले को दिखाया जाता है जहाँ चोरपान खातून अपने बाबा और अपनी बहन की आखिरी रस्मात अपनी रिवायत के मुताबिक कर रही होती है और अकीज भी अपने बाबा के पास बैठी होती है और खाक उठाकर ये दुआ करती है कि गोक टेंगरी मेरे बाबा को ताकत दो और उन्हें प्रवास पर ले जाओ। फिर कोंता अकीज के पास आकर कहता है कि अब हमें तुम्हारे बाबा को ले जाना होगा। फिर अकीज उससे पूछती है क्या वाकई हमारे सरदार गद्दार थे और उनकी बेटी चोलपान भी एक गद्दार है। कोनता कहता है मैं नहीं जानता कि यह गद्दार है या नहीं, लेकिन अल्पागो खान ये कह रहे हैं कि ये दोनों गद्दार थे। फिर अकीज दोबारा उससे पूछती है क्या मेरे बाबा भी एक गद्दार थे। कोनता कहता है नहीं, तुम्हारे बाबा गद्दार नहीं थे, वो एक जाबाज सिपाही थे। फिर अकीज पूछती है मेरे बाबा क्यों मर गए, वे तो बेगुनाह थे। फिर कोनता कहता है खान लोगों की तलवार इसी तरह सिपाहियों को मार देती है, कभी इंसाफ की वजह से और कभी गद्दारी की वजह से। दाग अपनी रिवायत के मुताबिक उन तीनों को दफना देता है। कोनता कहता है कि गोक के आबा और दाग के आबा आपस में भाई थे और अब इन भाइयों को नस्ल में आपस में दुश्मनी हो चुकी है और अब ये एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में हमें डटकर खड़े रहने की जरूरत है, तुर्कों को मुत्तहिद होने की जरूरत है और अपने वतन को मजबूत बनाने के लिए हमें एक होने की जरूरत है। फिर कोनता कहता है कि 2 सर वाला भेड़िया आएगा जो हमें एक कर देगा और आसमान का मालिक हमें ताकत देगा और हमारा सुनहरा दौर जरूर आएगा। फिर कोनता बार बार यही अल्फाज दोहराता है जिससे चोलपान गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि बस अब बहुत हो चुका, क्योंकि 2 सर वाला क्या यहाँ के सारे भेड़िए भी एक हो जाए और तुर्क मुत्तहिद भी हो जाए, जब भी गोक और दाग को कोई एक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये होने नहीं दूंगी। फिर चोलपान आसमान की तरफ अपना हाथ उठाकर कहती है कि आसमान के मालिक ने मुझे सरदार बनाया है, अब मैं चोलपान नहीं चोलपान खान हूँ। वो आसमान के मालिक की कसम खाकर कहती है कि जो आग अल्पागो खान ने लगाई है मैं उसे बुझने नहीं दूंगी और इस दिन को हमेशा याद रखूंगी और इसे अपनी रूह और दिमाग में तरोताजा रखूंगी। अब हम अपने लिए नया वतन तलाश करेंगे और जंगे के बदलने से रिवायात नहीं बदलती। गोक जब तक दाग के सामने अपने घुटने नहीं टेकता उस वक्त तक मेरी रूह इस जिस्म से प्रवास नहीं करेगी। फिर वो कसम खाती है जिसके बाद पूरा कबीला भी इस कसम को खाता है। कोनता ये बातें सुनकर अफसुर्दा होता है। अकीज उसके पास आती है और कहती है कि अगर आपको 2 सर वाला भेड़िया दिखे तो उसे ये कहना कि मैं किसी भी खान की तलवार नहीं बनूंगी, बल्कि मैं 2 सर वाले भेड़िए का पंजा बनूंगी। और दाग कबीला अपने वतन की नई सरजमीन ढूंढने के लिए अल्पागो खान की सरजमीन से रवाना हो जाता है। दूसरी ओर अल्पागो खान बातुगा के साथ अपने महल पहुंच जाता है। महल पहुंचते ही अल्पागो खान बालामीर से कहता है मेरे भाई बालामीर, महल में जितने भी दाग लोग मौजूद है उन सब के सर कलम करवा दो। यह सुनकर बातुगा परेशान हो जाता है। फिर अल्पागो खान अपने दरबार की ओर चला जाता है और बातुगा से कहता है तुम अपने कमरे में जाओ। अल्पागो खान अपने दरबार में जा रहा होता है जहां पहले से ही एजे खातून मौजूद होती है और सब लोगों से कह रही होती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि दाग की बेटी कभी भी गोक घर की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि दाग गोक के सबसे बड़े दुश्मन हैं।
पर मेरी किसी ने नहीं सुनी और इसके बदल तुम लोगों ने कहा कि मैं कुमा खातून से जलती हूँ। इतने में अल्पागो खान दरबार में पहुंच जाता है और एजे खातून से कहता है कि कुमा खातून मर चुकी है। वहां पर तैमूर और काया भी मौजूद होते हैं जो अल्पागो खान के बेटे हैं। अल्पागो तख्त पर जाकर बैठ जाता है। फिर तैमूर उससे पूछता है बाबा बातूगा कैसा है। फिर अल्पागो तैमूर से बताता है कि वो मुझसे मरते दम तक बात नहीं करेगा। तैमूर अपने बाबा से कहता है कि बातूगा की मां मर चुकी है जिससे वो परेशानी में है। तब अल्पागो तैमूर और काया को समझाने के लिए अपने तख्त के पीछे की ओर इशारा करते हुए कहता है कि 9 मुकद्दस कानूनों में से 5वां कानून कौन सा है कि जो नस्ल के साथ गद्दारी करता है दरअसल वो नस्ल पर जुल्म करता है और रिवायत यही बताती है कि हमें उसे मारना होगा। फिर एजे खातून अपने बेटों से कहती है कि ध्यान से सुन लो, तुम में से कोई एक ना एक दिन गो खान बनेगा और तुम ये बात अच्छी तरह से जान लो। फिर एजे खातून दानिशता से कहती है क्यों मैं सही कह रही हूं ना दानिशता। दानिशता कहता है जी आप सही कह रही हैं एजे खातून। फिर दानिशता अल्पागो से कहता है कि रिवायत की पासदारी रखने वाले को हमेशा माना जाता है और जो रिवायत की पासदारी नहीं रखता उसे सिर्फ बर्दाश्त करना पड़ता है। इतने में बालामीर और वारगिबे दरबार में पहुंच जाते हैं। अल्पागो खान उन्हें देखकर बालामीर से पूछता है क्या मेरा हुक्म पूरा हो चुका है। बालामीर कहता है जी खान आपका हुक्म पूरा हो गया है। महल में जितने भी दाग लोग मौजूद थे उन सबको मार दिया गया है। फिर वारकिबे अल्पागो खान से कहता है अब हम आपसे जो बात करेंगे उसके लिए हमें आपकी इजाजत चाहिए। अल्पागो खान कहता है जो तुम्हें कहना है कहो। फिर वारकिबे कहता है आपके हुक्म के मुताबिक सभी दाग लोग मारे जा चुके हैं सिवाय एक के और वो है बातूगा और उसे मारने के लिए हमें आपके हुक्म की जरूरत है। सल्तूम बे ये सुनकर उन दोनों से कहता है कि बातूगा हमारे सरदार का बेटा है। फिर वो अल्पागो खान से कहता है पर आप हमारे सरदार हैं, जो आपका हुक्म होगा वो हमें कबूल होगा, लेकिन बातूगा आपका बेटा है और उसके अंदर गोग का खून है। यह सुनकर एजे खातून सल्तूम बे से कहती है लेकिन उसको दूध पिलाने वाली खातून दाग कबीले की है। फिर दानिशता कहता है अगर हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये कह भी दें कि उसके अंदर गोग का खून है लेकिन हम इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि उसकी मां दाग कबीले की है। फिर सल्तूम बे कहता है ऐसे मत कहो दानिशता, अगर देखा जाए तो एजे खातून भी रोज की शहजादी है, तैमूर और काया उनके बेटे हैं। हम ऐसी छोटी बात को बुनियाद बनाकर बातूगा को सजा नहीं दे सकते। एजे खातून ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और सल्तूम बे से कहती है होश में आकर बात करो क्योंकि तैमूर और काया की मां कोई गद्दार नहीं है। मैं गो खान के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ लेकिन गो खान से गद्दारी नहीं कर सकती। सल्तूम बे ये सुनकर एजे खातून से कहता है कि कुमा खातून और उसके बाबा को गद्दारी की सजा दी जा चुकी है और बातूगा अभी छोटा है, वो अभी बदला लेने के लायक भी नहीं है। ये सुनकर दानिशता कहता है हाँ आज वो छोटा है लेकिन कल बड़ा जरूर होगा। वारकिबे कहता है कि दाग और गो की कभी एक औलाद नहीं हो सकती। कल बातूगा के पास हुकूमत के सब राज होंगे और मुमकिन है कि वो भी अपनी मां की तरह गद्दारी कर दे। फिर एजे खातून कहती है कि हम पहले ही एक गद्दार को पाल चुके हैं जिसने एक माजूर बेटा पैदा किया और अब हम एक और गद्दार को नहीं पाल सकते। फिर दानिशता कहता है कि एजे खातून बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि कल बातूगा बड़ा हो जाएगा तब वो अपनी मां का बदला हमसे जरूर लेना चाहेगा। ये सुनकर तैमूर कहता है कि आखिर बातूगा कैसे बदला लेगा जबकि वो एक हाथ और एक पैर से माजूर है। ये सुनकर बालामीर कहता है कि बदला लेने के लिए हाथ पैर की नहीं बल्कि अक्ल की जरूरत होती है। फिर दानिशता कहता है कि कल को उसकी अक्ल गो खानदान के खात्मे के लिए काफी होगी और ये भी मुमकिन है अगर बातूगा जिंदा रहा तो वो तख्त के लिए भी कोशिश कर सकता है। फिर अल्पागो खान कहता है कि बस बहुत हुआ, बातूगा मेरा बेटा है। दानिशता अल्पागो खान से कहता है हाँ वो तुम्हारा बेटा जरूर है लेकिन तुम सिर्फ उसके बाप नहीं हो अल्पागो, या तो तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा या फिर ये रियासत। अल्पागो खान के लिए फैसला करना बहुत ही मुश्किल होता है। बिलाखिर अल्पागो खान कहता है जल्लाद को बुलाओ। फिर दानिशता 2 सिपाही लेकर बातूगा के कमरे में जाता है और उसे लेकर दरबार की ओर आता है। दरबार में पहुंचकर बातूगा सबको देखता है और फिर उसकी नजर जल्लाद पर पड़ती है जिससे बातूगा बहुत डर जाता है। फिर वो अपने बाबा की ओर देखता है जो एक कमान लेकर बैठा होता है। फिर अल्पागो बातूगा से कहता है महल में मौजूद सभी दाग लोग मारे जा चुके हैं सिवाय एक के जो तुम हो। फिर अल्पागो कमान जल्लाद को दे देता है जिससे बातूगा बेबसी से अपने बाबा की ओर देखता है कि मैं अब मरने वाला हूँ।
जैसे ही जल्लाद कमान से बातूका का गला दबाने की कोशिश करता है, बातूका बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तैमूर ये देखकर बातूका के पास आ जाता है और अल्पागो भी बातूका के पास आ जाता है। फिर अकीज जो ये 15 साल पुराना वाकया देख रही थी, वो कहती है उसके बाद कभी बातूका को नहीं देखा और अपने कबीले के मुर्दों को दफनाने के बाद जब वो लोग अपने वतन से चले गए तभी उन्होंने ये सुना कि बातूका की अक्ल भी चली गई। फिर अकीज कहती है कि जो दुख बातूका ने देखे शायद उन्हें भुलाने के लिए उसकी अक्ल चली गई और अब वो मुझे भी भूल गया। क्या वो उस यतीम लड़की को भूल गया? क्या वो भूल गया कि उस दिन गोक खान ने हम में से एक के बाबा और एक की माँ को मार डाला? और अगर वो भूल चुका है तो मैं उस दिन से कुछ नहीं भूली और मैं उन दोनों बदनसीब बच्चों का इंतकाम गोक खान से जरूर लूंगी। फिर अकीज घोड़े पर सवार होकर दाग कबीले आ जाती है। फिर दाग कबीले का मंजर दिखाया जाता है जिसमें अकीज के दोस्त सिरमा और यमन अपनी शादी की बात कर रहे होते हैं। तभी अकीज वहां पर आती है और यमन से कहती है कि क्या तुम्हें लड़की मिल गई है जो तीर फेंककर हवा में घर बना रहे हो? फिर कोनता बताता है कि यमन अगले हफ्ते उसे नसब में मात देगा और फिर तीरंदाजी में अव्वल आकर लड़की को जीत लेगा। अकीज मुस्कुराकर कोनता से कहती है कि क्या आपने इसकी बात पर विश्वास कर लिया? फिर यमन कहता है जब मैं जीत जाऊंगा और हम दोनों शादी करेंगे तो तब तुम दोनों देख लेना। ये सुनकर सिरमा कहती है कि यह सब मुमकिन नहीं है, हम शादी कैसे करेंगे, हमारे हाथों में तो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर अकीज कहती है कि हम सफाई करेंगे, हम सिल्क रूट पर काफिले की सफाई करेंगे। ये सुनकर कोनता कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, पिछले हफ्ते की सफाई के बाद सिल्क रूट अब गोक लोगों से भरा पड़ा है, मैं तुम्हें पकड़ लेंगे, इसलिए जहां हो वहीं रहो। चलो तुम भी अपना तीर जहां से सूरज निकलता है उस तरफ फेंको, वो जहां गिरेगा वो ही तुम्हारा घर होगा, वो तीर जहां गिरेगा वो तुम्हारा मुकद्दर होगा। ये सुनकर अकीज अपने ख्वाब के बारे में सोचने लगती है। ये देखकर यमन कहता है क्या हुआ अकीज? फिर अकीज कहती है कि चोलपान खान कहाँ है? सिरमा बताती है वो अपने खेमे में है। फिर अकीज चोलपान के खेमे की ओर जाती है और ये किस्त यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं नए एपिसोड में।